तो सेलों का समांतर क्रम संयोजन, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने ये देखा होगा ताकि हम बहुत सारे सेलों को जब श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो किस स्थिति में हमें वो संयोजन लाभकारी होता है, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो भी हमने बताया था। उच्च प्रबल मान की धारा अगर आपको चाहिए हो तो इसके लिए हम सेलों को संयोजित करते हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये चित्र में दर्शाया गया बहुत सारे सेल हैं, प्रत्येक सेल n सेल जुड़े हैं, माना कि ई विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के। तो ई विद्युत वाहक बल है और कॉमा स्मॉल r है, इसका मतलब ये है कि ये इसी तरह का है, इसको आप कुछ और नहीं समझे, सिर्फ यहाँ से हटा के और ई कॉमा आर लिख दिया है, संकेत के रूप में इसको हम इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, स्मॉल r है, विद्युत वाहक बल ई है। सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इनके पॉजिटिव जो टर्मिनल्स रहते हैं, प्लस प्लस वाले को एक बिंदु पर हम जोड़ देते हैं और माइनस वाले को दूसरे बिंदु पर हम जोड़ देते हैं, सभी को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। फिर इनके प्लस टर्मिनल और माइनस के बीच में एक बाह्य प्रतिरोध R को हम लगा देते हैं। तो चूंकि ये सब के सब समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, इसलिए प्रत्येक के कारण इस परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या रहेगा, E रहेगा। तो E इक्विवेलेंट यानी तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा, E होगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध जो होता है, हम सभी प्रतिरोधों का R R R R n बार है, n पदों तक है, तो सभी के लिए हम क्या निकाल लें, तुल्य प्रतिरोध। पहले हम आंतरिक प्रतिरोधों का निकाल लेते हैं, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध 1/ReQ बराबर 1/R प्लस 1/R n पदों तक। ये सूत्र याद आ गया होगा, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरह से लिखते हैं। ये 1/R प्लस 1/R मान के चलो, अगर n पद नहीं होते, सिर्फ 2 पद होते तो 1/R प्लस 1/R 2/R आ जाता, 2 पद होते तो 2/R, 3 पद होते तो 3/R, n पद है तो n/R। तो 1/RQ बराबर ये उल्टा हो जाएगा इसका, ReQ बराबर R/n। तो ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकल गया। बाह्य प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R प्लस ये ReQ, R प्लस ReQ। तो अब परिपथ हमारा कुछ इस तरह से बन गया है, ये हो गया R, ये हो गया ReQ और ये हो गया। तो इस तरह से परिपथ बन गया। तो हमारे पास परिपथ में देखो ये ReQ और R कैसे हैं, श्रेणी क्रम में, तो कुल क्या होगा R प्लस ReQ। तो ये R प्लस ReQ, EQ यानी इक्विवेलेंट तुल्य। धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल क्या है, EEQ, कुल प्रतिरोध क्या है, R प्लस ReQ। EEQ का मान कितना है, E है, और R प्लस ReQ का मान R/n है। ये n यहाँ पे अपॉन 1 करके R/1 कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इस n का गुणा इसमें हो जाएगा n इंटू R प्लस R, और अपॉन n तो ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये हो गया I बराबर E/NR प्लस R अपॉन n ऊपर पहुंचा NE/n प्लस। तो ये हमें सूत्र की स्थापना हो गई कि धारा का मान क्या होगा, I बराबर NE/n प्लस NE/NR प्लस स्मॉल r। विशेष स्थितियों में हम क्या देखें कि हमारे लिए ये जो संयोजन है लाभकारी कब होगा। तो पहली स्थिति, अगर मान लो ऐसा है कि ये जो आंतरिक प्रतिरोध है, प्रत्येक आंतरिक प्रतिरोध का जो मान है वो बराबर है, और वो किससे हो, बाह्य प्रतिरोध से के मान से बहुत कम हो, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिस बाह्य प्रतिरोध से हम जोड़ रहे हैं उससे क्या हो, बहुत कम हो, यानी स्मॉल r का मान क्या हो, लगभग 0 हो। तो इस सूत्र में स्मॉल r का मान 0 रख के देखते हैं, NE/NR प्लस 0। तो NE/NR, NE/NR, n से n कट गया, E/R, यानी E/R क्या है, विद्युत वाहक बल और बाह्य प्रतिरोध। क्यों आया ये मान, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध तो लगभग 0 है। तो ये धारा कब बहेगी, अगर एक सेल होगा तो इतनी धारा बहेगी। कैसे बहेगी, देखो इसके लिए धारा क्या आएगा, I बराबर E/R, यानी एक सेल से जो धारा बह रही है और n सेल लगाने के बाद भी उतनी ही धारा हमें प्राप्त हो रही है, तो हमें फायदा क्या हुआ, जब एक सेल से ही हमारा काम चल रहा तो n सेल लगाने की जरूरत कहाँ है। तो इस तरह से अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम होगा तो हमें
समांतर क्रम में जोड़ना उपयोगी नहीं होगा, यानी ये अनुपयोगी होगा। अब दूसरी स्थिति देखते हैं हम। अगर आर का मान बहुत कम हो, स्मॉल आर से, यानी बाह्य प्रतिरोध कम है और ये आंतरिक प्रतिरोध का मान जाता है, तो ये बाह्य प्रतिरोध का मान 0 हो गया। इसी सूत्र में रखना है आपको, n इंटू 0, तो एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर। अब इसमें क्या हुआ, बाह्य प्रतिरोध 0 हो गया, तो अब इस बाह्य प्रतिरोध की जगह इस आंतरिक प्रतिरोध को हमने यहाँ लिख दिया है। तो अब सूत्र क्या होगा, I बराबर ई अपॉन आर, यानी n इंटू ई अपॉन आर, एन इंटू एक सेल से प्राप्त धारा। इसका मतलब एक सेल से जितनी धारा मिल रही है उसका n गुना, 10 सेल हैं तो 10 गुना हो जाएगी वो धारा। इसका मतलब है जब हम बहुत सारे सेलों को समांतर क्रम में लगाएंगे तो ये स्थिति नंबर जो 2 प्राप्त हो रही है ये हमारी लाभकारी होगी। अगर कब होगी ये लाभकारी, अगर बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो, तो ये संयोजन हमारे लिए लाभकारी होगा। तो सेलों के लिए हमने देखा था समांतर क्रम संयोजन। पहले हमने जो स्थिति देखी थी उसमें यह था कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल समान था और विद्युत वाहक बल ई था और आंतरिक प्रतिरोध का मान भी समान था, वो स्मॉल आर था। अब हमने क्या देखा है, अगर सेल इस तरह से हों कि उनके विद्युत वाहक बल अलग अलग हों, वो समांतर क्रम में जुड़े हों और उनके आंतरिक प्रतिरोध भी अलग अलग हों, तो हम क्या करेंगे, E1 E2 हो गए उनके विद्युत वाहक बल, R1 R2 हो गए उनके आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध R से वो जुड़े हुए हैं, इस तरह से जैसा कि चित्र में दर्शाए गए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य विद्युत वाहक बल देखो, उसको सूत्र या इसका फॉर्मूला डेरिवेशन बड़ा है, पर हमने आपको डायरेक्ट लिख दिया अगर आपको सवाल लगाना हो तो EQ, यानी इसके कारण संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल E1 R2, याद रखने का तरीका, पहले का विद्युत वाहक बल दूसरे का आंतरिक प्रतिरोध प्लस दूसरे का विद्युत वाहक बल पहले का आंतरिक प्रतिरोध, यानी E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, दोनों प्रतिरोधों की जोड़। इस प्रकार से REQ आएगा, दोनों का ऊपर गुणनफल, दोनों की जोड़। ये तो साधारणतः आप समझ जाओगे, दोनों समांतर क्रम होंगे तो 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से निकल जाएगा। धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल क्या है, EEQ की जगह ये पूरा मान यहाँ पे लिखना पड़ेगा और अपॉन R प्लस REQ, इस REQ की जगह हमें ये वाला मान पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास मान लो 2 से ज़्यादा है सेल, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि उसके लिए हम n सेल हैं तो उसके लिए हमें ये सूत्र निकाल लेंगे हम, EEQ अपॉन REQ बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस प्लस सो ऑन, इसी प्रकार, और 1 अपॉन REQ बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और इस तरह से ज्ञात करें। ये दोनों मान हम इस सूत्र को आगे बढ़ाएंगे तो हम इस रूप में ले आएंगे और दोनों मान रख के हम इस ऐसे परिपथ में जहां n सेल जुड़े हों समांतर क्रम में हम विद्युत धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक यहाँ पे नोट लिखा है, ये आपको याद रखना है, अगर आपके पास कोई बैटरी आदर्श है या सेल आदर्श है तो आदर्श सेल के लिए ये माना जाता है कि उसमें किसी तरह का कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं होता, यानी उसके आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 होता है। सेल की दक्षता, एफिशिएंसी, यानी सेल में कितनी पावर होती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। दक्षता को हम, ये अक्षर है, संकेत है, इसे हम ईटा कहते हैं और ये इस तरह से बनाया जाता है, एन को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच देते हैं तो ये इस तरह से ईटा बनता है। तो ईटा टर्मिनल वोल्टा और विद्युत वाहक बल, इसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं, यानी किसी भी चीज की जो दक्षता निकलती है वो निकलती है आउटपुट अपॉन इनपुट और इंटू 100% के लिए। दक्षता माने आपने उसे कितनी ऊर्जा दी या कितना आपने विभव दिया, विभव के रूप में है तो कितना विभव दिया वो इनपुट हो गया, आपको कितना मिला, यानी टर्मिनल्स पर आपको कितना मिला जब धारा प्रवाहित हुई, तो वो हमें मिला, वो है टर्मिनल वोल्टा अपॉन विद्युत वाहक बल और इंटू 100। तो इस तरह से हम V अपॉन E इंटू 100, या B का मान होता है E माइनस I इंटू स्मॉल r, ये आंतरिक प्रतिरोध अपॉन E इंटू 100, इस तरह से हम सेल की दक्षता ज्ञात कर सकते हैं। एक आंकिक प्रश्न हमारे लिए दिया गया है, दिए गए परिपथ के लिए धारा I का मान ज्ञात करो। ये हमारे एक परिपथ दिया गया है, 2 सेल हैं, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये है। सामान्यतः हम आंतरिक प्रतिरोध को ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ लगाते हैं संकेत के रूप में, और ये माइनस प्लस प्लस माइनस, तो हम क्या देख रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध कितना है, ये R है, तो एक तरह से ये E1 हो गया, ये स्मॉल R1 हो गया, ये E2 हो गया और ये स्मॉल R2 हो गया, या इसे आप
E1 कहो, इसे R1 कहो, इसे E2 कहो, इसे R2 कहो, और ये कैपिटल R हो गया। तो हम कुल विद्युत वाहक बल कैसे निकालते थे? सभी विद्युत वाहक बलों का जोड़। अब चूंकि ये टर्मिनल कैसे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस है, जबकि होता था क्या, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से होते थे। लेकिन अब इसमें क्या है, हमने टर्मिनल को उल्टा कर दिया। तो जो अधिक विभव है उसमें से ये कम विभव माइनस हो जाएगा। तो यानी E1 हमने इसे मान लिया और E2 इसे मान लिया। E1 बराबर 10 और E2 बराबर 10, ये 4 आ गया, लेकिन क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि इसके टर्मिनल कैसे हैं, उल्टे हैं। तो ये E इक्विवेलेंट क्या है, 10 माइनस 4 यानी 6 वोल्ट। कुल प्रतिरोध क्या आया, बाह्य प्रतिरोध, ये आंतरिक प्रतिरोध 1 और 2, श्रेणी क्रम में 1 + 2 और ये +3, तो ये आ गया 3 + 2 + 1, 3 हो गया R, कौन सा, कैपिटल, और 2 + 1 क्या हो गया, REQ। तो कुल प्रतिरोध क्या आया, 6 ओम। इस परिपथ में से हमें क्या निकालना है, बहने वाली धारा। तो धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, 6/6 यानी 1 एम्पियर। तो इस धारा का मान क्या हो गया इसमें, 1 एम्पियर। फिर आता है विद्युत ऊर्जा, हम किसको कहते हैं? अगर हम ये कहें कोई निश्चित समय है और उस निश्चित समय में विद्युत सेल के द्वारा हम विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो वो किया गया कार्य ही या परिपथ को दी गई ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या निश्चित करना है? समय निश्चित करना है। उस निश्चित समय में उस परिपथ को दी गई जो ऊर्जा है, किसके लिए, धारा प्रवाह के लिए, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी विद्युत ऊर्जा। अगर हम ये कहें कोई परिपथ है, उस परिपथ का प्रतिरोध क्या है, R है, और I धारा उसमें हम प्रवाहित कर रहे हैं, कितने समय तक, T समय तक। तो हमें जो विद्युत ऊर्जा होगी, तो वो विद्युत ऊर्जा क्या होगी, वो विद्युत ऊर्जा को हम W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि किया गया कार्य ही विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किया गया कार्य को W से, यही ऊर्जा है यहाँ विद्युत ऊर्जा। W बराबर Q × V, W बराबर हम जानते हैं आवेश इंटू विभव के या विभवांतर के, Q बराबर हम जानते हैं धारा इंटू समय के, Q बराबर I × T। तो हम Q की जगह क्या रख दिया हमने, I × T, और V की जगह क्या रखा, V। तो ये हो गया V × I × T। तो W बराबर V × I × T। और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, इसलिए हमने W यानी इस ऊर्जा का मात्रक क्या लिखा है, जूल। हम क्या जानते हैं ओम के नियम से, V बराबर I × R या I बराबर V/R। अब हमें क्या करना है, ये तीन सूत्र प्राप्त होंगे इस W यानी इस ऊर्जा के। तो ऊर्जा के हमें कितने सूत्र मिलेंगे, 3। कैसे मिलेंगे, देखो ये जो VIT है, इसमें एक बार हम V बराबर रखेंगे IR। तो यहाँ देखो VIT लिखा है, VIT में हमने V की जगह क्या लिखा, I × R, और प्लस इंटू V की जगह IR, I की जगह I, T की जगह T। तो I × R × I × T, तो I × I क्या हो गया, I² R और T। तो पहला सूत्र हमें क्या मिला हुआ, I² R T। तो VIT ये तो है ही सही, एक और मिल गया I² R T। अब हम क्या करेंगे, V की जगह नहीं रखेंगे, I की जगह क्या रखेंगे, V/R। तो ये V रहेगा, फिर यहाँ क्या आएगा, V/R आएगा, तो ये क्या आएगा, इस तरह से आ जाएगा ये VIT में V की जगह V, I की जगह V/R × T। तो ये हो गया V² R × T। ये आ गया एक मान V² R × T, ये भी जूल। ये 3 सूत्र आपको जरूर याद रखने हैं। ये ऊर्जा के हैं, V × I × T, I² R × T, V² R × T, इतने जूल। और SI मात्रक हम आपको बता चुके हैं क्या होता है, जूल। 1 जूल बराबर होता है 1 वाट × 1 सेकेंड के। तो विद्युत ऊर्जा अभी तक हमने पढ़ा था। विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक होता है जिसे हम व्यावसायिक मात्रक कहते हैं। व्यावसायिक मात्रक का मतलब है कि घरों में जो हमारे बिजली खर्च होती है उसकी जो यूनिट आती है, हम कहते हैं कितनी यूनिट बिजली हमारी खर्च हो गई, उसी यूनिट को ही हम व्यावसायिक यूनिट कहते हैं या व्यावसायिक मात्रक कहते हैं। और उसे हम कहते हैं किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर। ये लिखा है किलोवाट घंटा, तो किलो की जगह आ गया के, वाट की जगह आ गया W, और घंटे की जगह आवर। तो kWh भी इसे हम कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है, kWh है या किलोवाट घंटा है या किलोवाट आवर है। इसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या विद्युत यूनिट भी कहते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक विद्युत यूनिट बराबर क्या है, 1 kWh के, 1 kWh या किलोवाट आवर। 1 किलो यानी 1000, W यानी वाट, और H की जगह H आ गया 1 आवर। तो 1000 वाट × 1 आवर। तो एक यूनिट कहलाती है ये, एक यूनिट या एक विद्युत यूनिट 1000 वाट × 1 घंटा। या इसको हम लिख सकते हैं 1000 वाट 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड,
1 घंटे में 60 मिनट, फिर 60 मिनट हर मिनट में 60 सेकंड, 60 इंटू 60 यानी 3600 सेकंड। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड। और वाट इंटू सेकेंड को हम पहले बता चुके हैं जूल, जूल बराबर होता है वाट इंटू सेकेंड के। तो एक यूनिट क्या आई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड के या इतने जूल के, या 1 kWh बराबर दिया गया। अब हम एक चीज देखते हैं कि ये जो वाट इंटू आवर है, हम घर में पता कैसे करें कि हमारे घरों में कितने यूनिट बिजली खर्च हो गई है। तो इसका एक बहुत आसान एक हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, और वो उदाहरण ये है कि अगर आपके घर में 1000 वाट का बल्ब है, या 1000 वाट का बल्ब आजकल कम यूज होता है, 1000 वाट का मान लो आपके पास कोई विद्युत का कोई उपकरण है, मान लो इंडक्शन हीटर है, ठीक है, और 1000 वाट के जो उपकरण है उसे आपने 1 घंटे तक चलाया, तो क्या आ गया आपका मान 1000 वाट इंटू 1 घंटा। तो ये बराबर होता है 1 यूनिट के, क्योंकि 1000 वाट इंटू 1 घंटा, तो 1000 वाट इंटू 1 घंटा 1 यूनिट। अगर आपने इसी 1000 वाट के ये जो इंडक्शन हीटर है या बल्ब मान लो, अगर इसे आपने 2 घंटे तक चलाया तो क्या आ जाएगा यहाँ 1000 इंटू 2 आवर, तो ये हो गया 2 इंटू 1000 वाट इंटू घंटा। तो ये 1000 वाट इंटू घंटा तो हो गया 1 यूनिट इंटू 2, तो अब क्या हो जाएगा 2 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अगर आपको दूसरे तरीके से हम समझे, हमारे पास जो मान आना चाहिए किलोवाट और आवर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 kWh आना चाहिए 1 यूनिट के लिए। अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है, ये पूछा जाए 100 वाट के बल्ब को कितने घंटे तक जलाया जाए कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो, तो 1 यूनिट बिजली में क्या आता है 1000 वाट आवर, तो ये 1000 वाट इंटू आवर ये होती है 1 यूनिट। हमारे पास तो कितने वाट है 100, तो यहां कितना आएगा 100, तो कितने आ गए 10 घंटे, यानी 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे जलाओगे, दोनों का गुणा करो तो 1000 हो गया। 25 वाट के बल्ब को 40 घंटे जलाओगे, दोनों का गुणा किया तो 1000। 500 वाट के बल्ब को 2 घंटे जलाओगे तो 1 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो हमें यूनिटों की संख्या अगर निकालना है तो कुल किलोवाट आवर में हमें भाग देना पड़ेगा, आपका जो भी लोड है उससे निकल जाएगी यूनिटों की संख्या, ठीक है। कुल किलोवाट आवर कितना आया और उसमें 1 किलोवाट आवर से भाग दे दो तो यूनिटों की संख्या निकल जाएगी। तो इस तरह से हम घरों की यूनिटों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहता है, देखो हम क्या जानते हैं, तो अभी तक हमने यूनिट ज्ञात करना सीख लिया है, और यूनिट के लिए अगर अभी भी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो कुल यूनिटों की संख्या, कुल यूनिट निकालनी है तो यहाँ कुल kWh किलोवाट आवर और अपॉन 1 kWh 1 किलोवाट आवर। आप जितना भी लोड है 100 वाट का बल्ब है, कितने घंटे तक जला रहे हैं उनका गुणा कर दो और नीचे 1 kWh से भाग दे दो तो कुल यूनिटों की संख्या आपको ज्ञात हो जाएगी। अब आगे देखते हैं हम जूल का नियम, हम बता रहे थे आपको। तो देखो जूल का नियम क्या कहता है। जूल का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास ये एक परिपथ है और इस परिपथ में ये प्रतिरोध है, ये विद्युत वाहक बल है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, तो क्या होता है जब किसी परिपथ में से कोई धारा प्रवाहित होती है तो परिपथ में जो तार होते हैं, जिन तारों से वो हम परिपथ को जोड़ते हैं, उस लोड को या बाह्य प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं, तो वो तार हम क्या देखते हैं, वो तार गर्म हो जाते हैं। गर्म हो गए इसका मतलब उसमें क्या आ गई है ऊष्मीय ऊर्जा। क्या आपने उनको गर्म किया? नहीं किया। कहां से आई? विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके लिए जूल नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक नियम दिया है कि जब कभी भी कार्य को ऊष्मा में परिवर्तित किया जाता है तो किया गया कार्य परिवर्तित होने वाली ऊष्मा के समानुपाती होता है। यानी हम किसको बदल रहे हैं? कार्य को किसमें बदल रहे हैं? ऊष्मा में, यानी वर्क को हीट में। W फॉर वर्क, H फॉर हीट, हीट यानी ऊष्मा। तो कार्य को जब हम ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं तो किया गया कार्य, यानी W समानुपाती होता है H के, तो W बराबर क्या आ जाएगा
एक नियतांक आएगा J इंटू H। इस J को ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं और इसे जूल का नियम कहते हैं। W बराबर H इंटू J। ऊष्मा कहाँ से आई? विद्युत ऊर्जा ही ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। चूंकि इस ऊर्जा का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इस ऊष्मा से जो तार गर्म हुए, क्या इन तारों को जो गर्म तार है इससे क्या हम कोई गर्म पानी कर सकते हैं या कोई दूसरा काम कर सकते हैं? नहीं। जिस ऊर्जा का हम कोई उपयोग नहीं करते हैं उस ऊर्जा को कहते हैं ऊर्जा क्षय या ऊर्जा की हानि। तो ये हमें एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो जूल का नियम समझ में आया। W बराबर Hj, वर्क इज इक्वल टू हीट इंटू J, यानी एक यांत्रिक तुल्यांक जिसे कहा जाता है, एक नियतांक है जूल का पहला अक्षर J, इसलिए J के नाम से संकेत आता है। तो H बराबर W अपॉन J। H के सूत्र हम पढ़ चुके पहले, 3 सूत्र, V इंटू आई इंटू टी, इसमें J से भाग दे दिया। एक आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसमें J से भाग दे दिया। और W की जगह VIT या आई स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और ये चूंकि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, ये क्या है? ऊष्मा। ये क्या है? कार्य का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। तो H का मात्रक क्या आएगा? कैलोरी आएगा। तो हम H उत्पन्न ऊष्मा है, J ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, इसका मान 4.2 जूल बटे कैलोरी होता है। इसको याद करने का तरीका कि J का मात्रक संख्यात्मक मान तो हमें याद करना ही पड़ता है, तो हम इसका मात्रक याद रख सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं? W बराबर Hj, तो J बराबर W अपॉन H। W यानी कार्य का मात्रक, जूल, H यानी ऊष्मा का मात्रक कैलोरी, तो जूल बटे कैलोरी किसका मात्रक आ जाएगा? J का मात्रक। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, और इस नाम से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। शक्ति का पहला अक्षर P है, जिसे अंग्रेजी में हम पावर कहते हैं, पहला अक्षर P है। तो हम शक्ति को इस तरह से लिखते हैं, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, यानी कार्य करने की दर जो है उसे ही हम शक्ति कहते हैं। एकांक समय में जो कार्य किया जाता है उसे हम शक्ति कहते हैं। पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर का पहला अक्षर P, कार्य का W, वर्क का पहला अक्षर W, टाइम का पहला अक्षर T। तो P इक्वल टू W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम। W की पहले हमने मान निकाला था V इंटू आई इंटू टी, 3 मान थे, हमने कहा था याद रखना। T से T कट गया, P बराबर V इंटू आई। तो ध्यान रखना शक्ति बराबर होता है विभवांतर इंटू धारा के, या विभव इंटू धारा के। P बराबर W अपॉन T से वापस से हमने निकाला आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये मान था W का, T से T कट गया, एक और मान क्या आया? आई स्क्वायर आर। इस तरह से एक और मान क्या था? V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो T से T कट गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो 3 मान ये आपको याद रखने। जिस तरह से VIT यहाँ TT से गुणा हो जाएगा सब में, VIT आई स्क्वायर आर टी, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तब तो बन जाती है वो क्या? W बन जाती है ना, ऊर्जा बन जाती है। अगर T नहीं रहेगा तो वो शक्ति रहेगा। P बराबर VI आई स्क्वायर आर या बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं शक्ति के। शक्ति का जो SI मात्रक होता है वो वाट होता है, संकेत के रूप में हम उसे